हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो चैप्टर है बेटा, ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले जो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में और दूसरे वाले और भी चैप्टर्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है इसे हम पढ़ेंगे कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। ये जो 6 पार्ट है उसमें जो पार्ट 1 रहेगा इसमें पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। और इसी में एक दूसरा टॉपिक भी पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। इसके साथ आइसो सीरीज पढ़ेंगे, मतलब आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आने वाले बहुत सारे टर्म्स हैं, उनका मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में। जो पार्ट 2 होगा, इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम क्या चीज़? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, लाइट के बारे में। एक बार पढ़ेंगे उसका वेव नेचर और उससे रिलेटेड फॉर्मूले, दूसरा पढ़ेंगे उसका पार्टिकल नेचर मतलब प्लैंक्स थ्योरी और उसके कैलकुलेशंस। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 3 पर। पार्ट 3 जो है इसमें हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है। वहीं पर पार्ट 4 जो रहेगा ये रहेगा बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे क्या चीज? डी ब्रॉगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होते क्या हैं और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और एक्चुअल में जो हमारा मॉडर्न तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का, उसके लिए ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक। इसमें जो ये शुरुआत वाले जो कुछ पोर्शन है बेटा, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलेंगे। ठीक है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या बोर्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीजें फिजिक्स में भी है। ठीक है। उसके अंदर के एक दो सब टॉपिक में डिफरेंस जरूर है, हम केमिस्ट्री में कुछ एक आध सब टॉपिक कम है, बट यही सारे फॉर्मूले जो हम यहाँ पढ़ेंगे ये वापस से आपको फिजिक्स में भी यूज होगा जब 12th के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन आप पढ़ोगे तब। ठीक है। अब आ जाते हैं इसका जो पहला पार्ट है, इस पार्ट 1 को हम कैसे कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में एक्चुअल में रहेंगे बेटा 3 लेक्चर, जिसमें आज का जो पहला लेक्चर है ये कवर करेगा किस चीज को? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा ये रदरफोर्ड और जो थॉमसन मॉडल है इनके बारे में होगा। और सबसे लास्ट तीसरा लेक्चर पार्ट 1 को कंप्लीट करने के लिए इनमें हम पढ़ेंगे आइसो से रिलेटेड टर्म्स। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे शुरुआत में हमें पढ़ना है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो उसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई ही थी, लेकिन केमिकल रिएक्शंस जब भी होती हैं तो एक्चुअल में जो चीजें पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन सी होती हैं? वो केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा। एक और चीज, हम यहाँ जितने भी लेक्चर्स लेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के तो लेंगे ही बेटा, लेकिन फिर भी आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। जितनी भी रेफरेंस बुक से जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते रहो, कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहना है। क्लियर है बेटा? जैसे मूल कंसेप्ट अगर हो गया है तो उसके ढेर सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक। यहां पर देखना, सबसे पहला वाली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये जो इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ये हुई थी एक एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ किस में था? एक ट्यूब में हुआ था, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है इसके अंदर क्या होती हैं? ये जो गैसेस रहती हैं इसमें से ज्यादातर गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं, इसलिए यहाँ डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा? 2 वैक्यूम पंप लिखा हुआ है। ये एक तरीके की ग्लास ट्यूब रहती है जो पैक्ड होती हैं, उसके अंदर जो गैसेस होती है ज्यादातर गैसेस को पूरी तरीके से निकाल देते हैं, थोड़े बहुत गैसेस रहती हैं। थोड़ी बहुत गैसेस क्योंकि इसके अंदर रहती हैं तो इसलिए कई बार ऐसा लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर है क्योंकि बहुत कम गैस है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? काफी कम रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इस ट्यूब के अंदर 2 मेटल की प्लेट लगी हुई होती हैं। ठीक है। यहां पर एक मेटल की प्लेट है और यहां पर एक क्या है? मेटल की प्लेट है। ठीक। इसके बाद क्या है? ये जो मेटल की प्लेट है ये किसी बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा रहना चाहिए, हाई वोल्टेज। बहुत कम वोल्टेज नहीं, हाई वोल्टेज कहने का मतलब थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज होगा। ठीक है। इसमें जो वोल्टेज होगा वो 10,000 वोल्ट के रेंज में होगा, 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में 20,000 30,000 वोल्ट तक भी लेते हैं। ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज लेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं सर्किट में। ठीक है। अब यहाँ क्या दिखेगा? ये जो मेटल प्लेट
जो कनेक्ट कर रखा है हमने किसी बैटरी से, ठीक है, या किसी सोर्स से, करंट के सोर्स से, यहाँ पर क्या होगा, दो अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं किस पे, मेटल की प्लेट पर। जैसे बैटरी के दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, वही एंड कहाँ पर जनरेट हो जाएंगे, इन मेटल के प्लेट पर। जो निगेटिव वाला जो एंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल की प्लेट का जो निगेटिव एंड होगा उसे हम बोलते हैं कैथोड। जो यहीं पर जो पॉजिटिव वाला जो एंड होगा, जो कि बैटरी के पॉजिटिव वाले एंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, मतलब उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये निगेटिव वाला प्लेट होगा कैथोड, पॉजिटिव वाला जो प्लेट होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड। अब होता क्या है, एक्चुअल में जब हम इसमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। जबकि आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड ना होने के बाद भी क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो किसके कारण होता है, कैसे होता है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इसी चीज के ऑब्जर्वेशन को इस एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटा, कैथोड वाली जो मेटल की प्लेट है जहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ट्रेवल करते हैं, ये एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। समझ में आ गया? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस दूसरे वाली मेटल प्लेट पर जाते हैं और इसीलिए इस पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पहले से ही पता होगा, ठीक। लेकिन एक्चुअल में इसमें करंट फ्लो होता है कहां से, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उससे। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, और इसीलिए उसका नाम क्या है बेटा, कैथोड रेज, ठीक है। तो कैथोड रे एक्चुअल में क्या होते हैं, कैथोड रेज वो जो अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसे हम बोलते थे, क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन नाम बाद में पड़ा, शुरुआत में हम उसे क्या बोलते थे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था तो हम उसे कैथोड रे बोलते थे। कैथोड से निकलने वाली कोई रे है जो कि कहाँ तक जाती है, एनोड तक जाती है, ठीक। तो शुरुआत में हमें नहीं पता था कि एटम्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे कोई पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि यहां से निकलकर वहां तक जाता है, तभी जाकर वो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तभी वो जाके क्या हो रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जा रहा होगा, इसके लिए नेक्स्ट वाला डायग्राम देखना बेटा। ये थ्योरेटिकल चीज है लेकिन एक एक चीज आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखना, ये सेम ही अरेंजमेंट है जो हमने लिया था, कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं हम इसे, जिसमें कैथोड रे निकलती हैं, ठीक है। तो कैथोड रे किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, कैथोड से निकलते हैं, एनोड तक जाते हैं। उसका प्रेजेंस देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो एनोड था इसके बीच में होल्स कर दिए, यहां दिख रहा होगा, ये बीच में गैप है बेटा यहां पर, ठीक है। तो इसका प्रेजेंस देखने के लिए हमने क्या कर दिया, एनोड पर होल्स कर दिया। अब उस होल से क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाता है, और आगे निकलने के बाद ये पीछे वाली जो स्क्रीन है, इस पीछे वाली स्क्रीन को हिट करता है, ठीक है। तो हमने पीछे वाली स्क्रीन पर क्या लगा दिया, एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जिसपे अगर कोई चीज हिट करेगी तो वो ग्लो करेगा। तो हिट करने के बाद कोई चीज अगर ग्लो करे तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उसे फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। दोनों में वैसे तो थोड़ा डिफरेंस होता है, बट ZNS के लिए आपको दोनों वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लोरोसेंट भी लिखा हुआ मिलेगा कुछ जगह पर फॉस्फोरेसेंट मिलेगा। तो ये एक्चुअल में फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट या मटेरियल क्या होते हैं, ये ग्लो करते हैं, ठीक है। कुछ हिट करने के बाद जब वहां से कुछ ग्लो होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहां से किसी पार्टिकल ने वहां हिट किया है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है यहां से कोई पार्टिकल निकला था और वहां हिट किया, तभी जाकर वहां ग्लो आ रहा है। तो इससे ये समझ में आ गया कि कैथोड के अंदर से कोई एक पार्टिकल है जो कि बाहर निकलता है, एनोड तक जाता है। जब एनोड में हम होल कर देते हैं तो वो आगे जाकर हिट करता है, आगे जाकर हिट करता है इस स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर ग्लो दिखाई देता है। समझ में आया? तो यहां से जो पार्टिकल्स निकलकर उस एनोड की तरफ जा रहे थे उनके लिए हमने टर्म्स कौन से यूज किए थे, कैथोड रेज, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड मतलब उसके बीच में क्या है, होल्स है, ठीक। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाम तो बाद में पड़ा, जो कैथोड रेज निकल कर जा रही हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको साइंटिस्ट ने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो यहां देखना,
उसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जब हमने देखा कि डायरेक्शन क्या है, वो जो कैथोड रे निकल रही हैं, ठीक है, कौन से वाले एक्सपेरिमेंट का, कैथोड रे के लिए है बेटा। ये जितने भी हम यहाँ क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन ये शुरुआत वाले एक्सपेरिमेंट में किसके लिए हैं, कैथोड रे के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने जो देखा वो क्या था, डायरेक्शन, कि कैथोड रे का डायरेक्शन क्या था। तो उसका डायरेक्शन क्या था, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पहली चीज तो उसका डायरेक्शन क्लियर है, और वो कैथोड से निकल रहा था, इसलिए उसका नाम क्या रखा, कैथोड रखा, ठीक। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है हम उसे देख सकते हैं क्या, नहीं, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, ठीक है, यहाँ ये दिखाई नहीं देते, लेकिन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब वो उस स्क्रीन पर हिट करके, फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हिट करके जब वो ग्लो करते हैं, तो हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पर क्या था, कोई ना कोई एक पार्टिकल निकल कर आया था, लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो जो कैथोड रेज हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट विजिबल बट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, बट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। और ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, जो एनोड वाला जो मटेरियल था उसके बीच में होल कर दिया तो वो आगे निकल जाएंगे और वो हिट करेंगे। तो ऑब्जर्व बाय यूज ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है इनको यूज करके हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां कोई पार्टिकल था, बस उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें देखना है वो है पाथ ऑफ ट्रेवल। तो एक्चुअल में यहां पर जब ट्यूब के अंदर जो ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में ट्रेवल करता है, तो एकदम लीनियर पाथ में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। कैसे समझ में आया कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, यहां देखा, यहां पर एक डिस्टेंस लगा, यहां पर कुछ होल्स कर देंगे, तो ये यहां से जितनी हाइट पर यहां से निकलेगा उतनी हाइट पर यहां पर भी क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। उससे ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा था, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो पाथ ऑफ ट्रेवल होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब बीच में जब तक कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैथोड रेज वाले पार्टिकल्स की, वो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनका बिहेवियर होता क्या है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, पहले तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा ही रहे थे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर जो जा रहे थे उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हुआ क्या, उस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन चेंज होने लगे, और उस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन अगर चेंज होने लगे तो उससे हमें यह समझ में आ गया कि उस पर चार्ज कौन सा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट है अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके, उसके आसपास सप्लाई करके साइंटिस्ट लोगों ने ये पता कर लिया कि एक्चुअल में ये जो पार्टिकल होगा जो कैथोड रे में प्रेजेंट होगा उस पर चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसका जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर ऑफ कैथोड रे, बिहेवियर ऑफ कैथोड रे इज सिमिलर of cathode ray is similar to negatively charged particle, is similar to negatively charged particle। तो इससे ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में कैथोड रे के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे, कैथोड रे बनाने वाले जो भी पार्टिकल होंगे उनमें कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहा होगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या देखने वाले हैं, ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड गैस। क्या किया, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस मेटल की जो प्लेट है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, उस मेटल की प्लेट को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज किया, ठीक है, कि अलग अलग मेटल्स को चेंज करके इस प्लेट को बनाया, और उस प्लेट को चेंज करने के बाद उस कैथोड रे की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तो हमें समझ में आया कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इसके अंदर की जो गैसेस थी
हमने बोला है कि वैक्यूम पंप से हम निकाल देंगे, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी गैस अंदर रहेगी। इसके अंदर की जो गैसेस है उसको भी चेंज किया, ठीक। तो मेटल की प्लेट को भी चेंज किया, इसके अंदर की गैसेस को भी चेंज किया, लेकिन कैथोड रे की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, जब हमने इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज किया और गैस भी चेंज किया, ठीक है, तो भी नो चेंज निकल कर आया, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक है। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये लास्ट वाला जो है फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी चेंज किया, गैसेस भी चेंज की, उसके बाद भी कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया, मतलब सारे इलेक्ट्रोड के मटेरियल में, सारे गैसेस के अंदर वो जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट होता है, तभी कोई चेंज उसकी प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा। मतलब कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट रहा होगा वो सारे मटेरियल में होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो चाहे गैसेस हो, हर जगह वो पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, स्पेशली ये फिफ्थ वाले का, ठीक है, इस फिफ्थ वाले का कंक्लूजन ये निकला क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो कि किस में प्रेजेंट था, वही कैथोड रे बनाने वाले जो पार्टिकल्स थे उन्हीं को नाम, बाद में नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। तो चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो, कोई भी गैस हो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा, तभी जाकर वो निकलने के बाद, एटम से निकलने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया होगा, उनका बिहेवियर एक जैसा ही रहेगा। मतलब चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो चाहे हीलियम का इलेक्ट्रॉन हो, हर बार उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक जैसा रहेगा एटम से निकलने के बाद, ठीक है। तो एक्चुअल में ये किया क्या, जैसे एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन भर दिया, एक बार हीलियम भर दिया, अलग अलग गैसेस भर दी, और हर बार उससे जो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस कैथोड रे को क्या किया, स्टडी किया। तो ये निकल कर आया कि हर एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, चाहे मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे सारे एटम्स का पार्ट होता है। क्लियर हो गया बेटा, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, किससे रिलेटेड, थ्योरी। थ्योरी थी जो किससे रिलेटेड, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसके जो कंक्लूजन्स हैं या जो इसके प्रॉपर्टीज है ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम किस पर, एक बार ये समझ में आ गया साइंटिस्ट को कि वहां पर हर किसी एटम के अंदर कोई ना कोई निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद उसमें और ज़्यादा अलग अलग टेस्ट होने शुरू हो गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो गए, जिसमें नेक्स्ट वाले स्टेप में एक नया एक्सपेरिमेंट ने एक नया डाटा निकाल कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था ये समझते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, इससे आया क्या था, इससे आया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास का रेशो। चार्ज की वैल्यू नहीं बेटा, मास की वैल्यू नहीं, चार्ज बाई मास का रेशो आया था, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले नहीं आया, मास पहले नहीं आया, पहले इन दोनों का रेशो निकल कर आया था, ठीक है। तो चार्ज बाई मास का रेशो निकालने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल था वो पढ़ने वाले हैं। अब यहां देखना एक्चुअल में क्या हुआ, ये अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, इस वाले एंड पर ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पर एक ये क्या है, ये कैथोड है, यहीं पर ये एक एनोड है, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब पैक्ड है, और इसमें क्या दिखेगा, कैथोड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले जाएंगे, एनोड के पास, और एनोड में अगर होल कर दिया तो एनोड में होल करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधा ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ये सीधा ट्रैवल करता है, और सीधे ट्रैवल करने के बाद कौन से वाले पॉइंट पर हिट करता है, इस बी वाले पॉइंट पर हिट करता है, ठीक, इस बी वाले पॉइंट पर हिट कर रहा था। लेकिन फिर क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, इसमें अलग अलग फैक्टर्स लाने स्टार्ट कर दिए। ये देखा, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर रखते हैं तो इनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किसने किया था बेटा, ये थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस किए थे, ठीक। तो यहाँ पर ये तो देखा कि शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधे जाके हिट करते हैं सीधे वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर फिर से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, तो वो हिट कहाँ पर कर रहा है इससे समझ में आ जाएगा कि वो सीधे पाथ पर ट्रेवल कर रहा है या अपना पाथ चेंज कर रहा है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या किया,
यहां दिख रहा होगा आपको, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा दिया और यहीं पर एक निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज प्लेट लगाने के बाद ये दिखाई दिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में किधर जाकर हिट करता है, उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ हिट करता है। इसी चीज से ये समझ में आ गया था कि एक्चुअल में इस पर जो चार्ज रहा होगा वो चार्ज कौन सा रहा होगा, निगेटिव चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज कौन सी वाले प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पॉइंट पर हिट करता है जो कि उस पॉजिटिव वाली प्लेट के बराबर होता है। मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला होगा ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इधर अट्रैक्ट हुआ होगा और उधर जाके हिट करेगा। मतलब अब वो सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के सप्लाई करने पर या मैग्नेटिक फील्ड के सप्लाई करने पर उसका पाथ चेंज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा वो। ठीक है, किसी न किसी एक एंगल पर जाकर हिट करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो हिट कर रहा था। कब? जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे तो। ठीक है, इससे ये समझ में आ गया कि उस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है। वहीं पर इसमें दूसरा चीज क्या देखने को मिला, जब हम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करते हैं इसी के परपेंडिकुलर प्लेन पर, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या दिख रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में आपको दिखेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया है। वहीं पर आपको यहाँ एक मैग्नेट दिख रहा होगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। यहाँ दिख रहा होगा ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड को, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अगर सप्लाई करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेंड होके इधर जाके हिट करता है सी वाले पॉइंट पर। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर ए वाले पॉइंट पर हिट करता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने पर ये सी वाले पॉइंट पर हिट करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते रहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये वापस से बी वाले पॉइंट पर ही हिट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना फोर्स लगाया होगा उस तरफ, उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया होगा इस तरफ, और दोनों ने जब एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे उसी पॉइंट पर हिट करेगा जो कि उनके एब्सेंस में था। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके हम उसके डिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये कितना ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर हिट करेगा या कितने कम डिस्टेंस पर जाकर हिट करेगा ये हम बता सकते हैं। और इसी चीज के कैलकुलेशंस किसने किए, थॉमसन ने किए। थॉमसन ने ये देखा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गया होगा उसका जो पाथ चेंज हो रहा है, उसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका जो एक्चुअल जो पोजीशन होनी चाहिए थे, मिड पॉइंट जो उसका होना चाहिए था, उससे कितने दूर वो जा रहा है, कितने डिस्टेंस पर जाके अटैक कर रहा है, हिट कर रहा है, उस डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिफ्लेक्शन जो है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर देखना, उसने क्या देखा कि वो जो डिफ्लेक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज पर डिपेंड करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा और उतना ज्यादा उस मिड पॉइंट से दूर चला जाएगा। जैसे इसमें जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ये मिड वाले पॉइंट से उतना ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगा। ठीक, तो पहली चीज तो उसने ये देखा कि एक्चुअल में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वहीं पर मास ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर कैसे होगा, मास ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेट होगा, ये तो बिल्कुल लॉजिकली कोई भी इंसान बता सकता है कैसे। जो भारी चीज होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसको मूव करना डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब अगर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेट अगर बहुत ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता, डिफ्लेक्ट होगा भी तो थोड़ा ही होगा। मतलब जिस चीज का मास ज्यादा है उसको मूव करना क्या होता है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसका पाथ चेंज करना भी डिफिकल्ट होगा। तो एक्चुअल में मास ऑफ पार्टिकल से ये इसने क्या लॉजिक लगाया कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ये क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होना चाहिए, कि अगर मास बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज इसने क्या देखा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करूं
तो भी डिफ्लेक्शन चेंज होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन को उसकी पॉजिटिव प्लेट उतना ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक, तो इसने ये देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी अगर बढ़ाते हैं तो इससे भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन बढ़ता है। तो एक्चुअल में इसने ये देखा कि जो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन मतलब कितने मिड पॉइंट से कितने ज्यादा डिस्टेंस पर वो जाके हिट कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो इसने ये देखा कि Q बाई एम पर ये डिपेंड करना चाहिए, चार्ज बाई मास की वैल्यू पर डिपेंड करना चाहिए डिफ्लेक्शन। और इसने ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेकर ये वाले रेशोज निकाले। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये जरूर पढ़ना है कि चार्ज बाई मास का रेशो की वैल्यू थॉमसन ने कितनी निकाला। ठीक है, तो एक्चुअल में उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज एक्चुअल में क्या होता है बेटा, चार्ज बाई मास का रेशो। उसने देखा कि डिफ्लेक्शन चार्ज बढ़ने पर ज्यादा होना चाहिए, मास बढ़ने पर कम होना चाहिए। तो चार्ज उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू को बार बार अलग अलग केसेस में ऑब्जर्व करके उसने इसकी वैल्यू निकाला। और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब स्पेसिफिक चार्ज तो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन उसने क्या वैल्यू निकाला, उसने निकाला 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यूनिट ध्यान में रखना बेटा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी तक किसी को नहीं पता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी को नहीं पता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी को नहीं पता था। सिर्फ क्या पता था, चार्ज बाई मास का रेशो, ये पहले निकल कर आया बेटा। इस रेशो की हेल्प से फिर बाद में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आया। समझ में आया बेटा। तो अभी तक हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। पहले एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि हर एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज बाई मास का रेशो क्या होता है। क्लियर है, हर एक पार्टिकल का जो चार्ज बाई मास का रेशो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक बार अगर चार्ज बाई मास रेशो निकल कर आ गया तो फिर साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि ठीक है, रेशो तो हम निकाल कर ला चुके हैं, लेकिन चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे या मास की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए किसका एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको सिंपल एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, यहां देखना, ये एक बंद है, चैम्बर है, एक चैम्बर है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, अब यहां देखना, इन्होंने मिलिकन्स ने क्या किया, मिलिकन्स ने लिया यहां पर एटोमाइजर। एटोमाइजर कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी सैंपल के छोटे छोटे पार्टिकल्स करके वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे स्प्रिंकलर होता है, छोटी छोटी चीजें जो स्प्रे करने वाली चीजें होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देता है लिक्विड को, कुछ वैसा ही इसके पास मिले, जो मिलिकन्स था उसके पास क्या था, एटोमाइजर। उस एटोमाइजर से उसने क्या किया, जो ऑयल था, ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, वो ऑयल ड्रॉपलेट उसने बनाए। यहां से एटोमाइजर से जब ऑयल पास होता है तो क्या होते हैं, ये जो ऑयल है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप बन जाते हैं। अब वो जो ड्रॉप है वो क्या होता है, यहां पर फिर उसने अंदर क्या करके रखा, दो प्लेट लगा के रखा। उस प्लेट में यहां पर उसने होल कर दिया, यहां दिखाई दे रहा होगा बेटा। ठीक है, इस वाले अगर डायग्राम में देखोगे तो एक्चुअल में यहां पर आपको होल दिखाई देगा। उस होल से कुछ क्या हो जाएंगे, जो ऑयल के जो ड्रॉपलेट थे वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, उस इस होल से क्या हो जाएगा, जो कुछ ऑयल ड्रॉपलेट है ये नीचे चले जाएंगे। तो ये नीचे ऑयल जाने के बाद, ऑयल के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नीचे जाने के बाद उसने क्या किया, इस ये जो ग्लास चैम्बर था इसके एक तरफ टेलीस्कोप लगा दिया, इस चैम्बर के एक तरफ, ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके यहाँ पर ऑयल के साथ, ऑयल ड्रॉपलेट के साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ उसने क्या किया, उसके दूसरे एंड से उसने एक्सरे पास कर दिया। क्लियर है, इधर से एक्सरे पास किया। तो एक्सरे पास करने से क्या होता है, यहाँ चैम्बर पर जो भी गैसेस प्रेजेंट होगी वो गैसेस आयनाइज हो जाएंगी। ठीक है, एक्सरे पास करने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर की जो गैसेस होती हैं, चैम्बर के अंदर की जो गैसेस होती हैं ये आयनाइज हो जाएंगे, मतलब उसमें से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे गैस से, उस एक्सरे को पास करने के कारण। और फिर क्या हो जाएगा, उस गैसेस के आयनाइज होने के बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, ऑयल में। और ऑयल क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज्ड। तो गैसेस आयनाइज होती हैं और इससे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज
ऑयल ड्रॉपलेट बन जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो एक टाइम के बाद इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, एक्चुअल में इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इस पर अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो इसके बाद मिलिकन्स ने क्या किया, यहां पर जो इसने दो मेटल की जो प्लेट लगाई थी उस पर एक सर्किट लगा दिया, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया। कहने का मतलब क्या है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक मेटल प्लेट पर, और एक पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये चार्ज प्लेट जो है इसका चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। नीचे वाली जो प्लेट है उसका चार्ज क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बार यहाँ पर ऑयल पर जो निगेटिव चार्ज है उसके आसपास जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर और उसके नीचे वाली जो मेटल प्लेट है उस पर अपोजिट चार्जेस उसने डेवलप कर दिए। अब इससे क्या होगा देखना, एक्चुअल में यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट जो बना है इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट में ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला जो प्लेट है, ये तो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, उस ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट पर दो फोर्सेस लगेंगे। इस पर नीचे जाते समय, नीचे जाने के लिए कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, और इसी पर इसका इस चार्ज प्लेट का फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग सकता है, और ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली प्लेट जो है उस पर क्या लगेगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो उसने क्या किया, उसने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सप्लाई किया इस मेटल के, ये जो प्लेट थी उनके उसके ऊपर जो चार्ज था उस चार्ज को चेंज किया। ठीक है, वो चार्ज की वैल्यू चेंज करने के बाद, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के बाद यहाँ क्या हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जिसमें ये जो पार्टिकल है, जो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो वहीं पर स्टेशनरी हो जाता है। वो वहीं पर स्टेशनरी हो जाता है, मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस्ड कर देते हैं। और ये फोर्सेस जब उस ऑयल ड्रॉपलेट को बैलेंस कर देते हैं तो वहां पर उसने फॉर्मूलेज लगाकर क्या किया, इसके चार्जेस कैलकुलेट कर लिए कि इस ड्रॉपलेट पर कितना चार्ज होगा कि ये जो ऊपर वाला जो मेटल का जो प्लेट है उस पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में खींच पा रहा है। समझ में आएगा बेटा, ठीक है, तो उसने क्या किया, अप्रोप्रिएट, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म किए। कैलकुलेशन उसने कैसे परफॉर्म किए ये आपको नहीं सीखना है, बस आपको देखना है कि उसने कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, तो जब उसने ये देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट जो है, ठीक है, चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन तो बाद में आया, उसने देखा चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो क्या है, एक मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में आ रहे हैं। मतलब वो आ रहे थे 1.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई 1 कूलम, या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, हाँ, ये -19 इंटू 2 कूलम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 कूलम। कहने का मतलब एक मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में हर बार चार्जेस निकल कर आ रहे थे, किसके, ऑयल ड्रॉपलेट के। तो एक्चुअल में इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, वो चार्ज वाला। ठीक है, उससे उसने क्या निकाला ये बाद में देखेंगे, इससे क्या ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए। ठीक है, इसमें जब कैलकुलेशन उसने रखे फोर्सेस को बैलेंस्ड करके, हमें वो कैलकुलेशन नहीं सीखने हैं, हमें बस ये कंक्लूजन्स पढ़ने हैं। उसने ये निकाला कि जो ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज था वो इस नंबर के मल्टीप्लाइड बाई 1 टाइम होता है, या इसी नंबर के मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम होता है, ठीक है, या इसी नंबर के मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम होता है। तो उसने ये बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले ही डिस्कवर हो चुके थे कैथोड रे से, कि उन इलेक्ट्रॉन पर जो मिनिमम चार्ज रहेगा एक इलेक्ट्रॉन पर वो कितना रहेगा, इसी के 1 टाइम। मतलब यहां से ये प्रेडिक्ट किया जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी चीज पर, जो बेसिक चार्ज होगा वो एटलीस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो होगा। और क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज था तो इसको क्या बोल दिया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया। तो एक्चुअल में उसने पहले क्या निकाला कि ऑयल ड्रॉपलेट के चार्जेस निकाले, वो जो कि हर बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के ही मल्टीपल्स में आ रहे थे। ठीक है, तो इसने ये बताया कि जो बेसिक चार्ज होगा, जो यूनिट चार्ज होगा, सबसे बेसिक चार्ज कौन सा होगा, इस इतने कूलम के बराबर आना चाहिए वैल्यूज। ठीक है, जो बेसिक चार्ज होगा
वो इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए, इतने कूलम के बराबर। तो उसने माना कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब ये वाला डाटा आने के बाद, ये वाला डाटा आने के बाद उसने क्या किया, चार्ज बाई मास का रेशो तो इलेक्ट्रॉन का पहले ही थॉमसन ने निकाल कर लाया हुआ था। क्या है, ये कितनी वैल्यू थी, 1.75 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, ये माइनस नहीं था, प्लस था, +11 कूलम पर केजी, ये निकाल कर लाया हुआ था। चार्ज की वैल्यू निकल कर आ गई, चार्ज की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, मास। तो एक्चुअल में जब उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल कर ला लिया तो फिर मास की वैल्यू इस चीज से आ गई, और यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना निकल कर आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझ में आया बेटा। तो एक्चुअल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कौन सी चीज निकल कर आई, चार्ज बाई मास का रेशो। तो दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन का क्या निकल कर आया, चार्ज निकल कर आया, कौन से एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तीसरी चीज जो इलेक्ट्रॉन के लिए निकल कर आई वो है मास, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन का मास निकल कर आया। ठीक है, ये मास इधर ट्रांसफर के कैलकुलेशन, मास इधर ट्रांसफर करके अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यही वैल्यू निकल कर आएगी बेटा। क्लियर हुआ क्या ये तीसरा एक्सपेरिमेंट। अब यहां से एक और स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लेता है कि किसी भी मटेरियल का जो चार्ज होगा, ठीक है, वो किसके मल्टीपल में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में होगा। ठीक है, मतलब जो भी चार्जेस रहेंगे, चार्जेस ऑन आयन या कोई भी चीज, मॉलिक्यूल जो भी रहेगा, वो हमेशा क्या मानते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा जिसमें ये वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी, ये नहीं होगा। ठीक, या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या उसी में 2 के मल्टीप्लीकेशन से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या उसी में 3 के मल्टीप्लीकेशन से 4.8 इंटू 10⁻⁻19 होगा, या उसी में 4 के मल्टीप्लीकेशन से 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। समझ में आया, किसी भी चीज का जो चार्ज रहेगा वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। इसलिए चार्ज क्या बोल देते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड वर्ड भी यूज कर देते हैं। क्वांटाइज्ड वर्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब चार्जेस जिस भी चीज में हम कभी निकालेंगे, या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, या तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, उन दोनों के बीच में कोई और वैल्यूज नहीं आएंगी। समझ में आएगा बेटा, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड होना, फिक्स्ड वैल्यू में होना। ठीक, कुछ फिक्स्ड वैल्यू या कुछ लिमिटेड वैल्यूज का होना ही क्या क्या कहलाता है, क्वांटाइज्ड होना। कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो किसकी डिस्कवरी के लिए था बेटा, वो था प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं क्या, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। कुछ जगहों पर इस कैनाल रे के लिए ही आपको एनोड रेज लिखा हुआ मिलेगा। और ये भी एक्सपेरिमेंट भी एग्जैक्टली वैसा ही था, पूरा का पूरा सेटअप जैसा किसके लिए था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जैसा हमने पढ़ा था। तो आपको यहाँ दिखाई देगा सारी चीजें लगभग सेम है, एक ही चीज यहाँ बस अलग है। दिख रहा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब है, हाई वोल्टेज रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ गैसेस अंदर प्रेजेंट रहेगी, लो प्रेशर पर प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, यहाँ वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट करके रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा गैसेस है तो बाहर कर दें। 2 मेटल प्लेट होगी जिसमें एक एनोड होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक कैथोड होगा जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन एक डिफरेंस क्या है बेटा, जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जो होल्स थे वहां, वो कहां पर किए थे, इस एनोड पर परफोरेटेड एनोड लिया था, और उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा था जिंक सल्फाइड का। लेकिन यहां पर जो होल्स किए हैं वो किस पर है, कैथोड पर है, और उस होल्स के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी है जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड एक्चुअल में एक मटेरियल है जो कि ग्लो करता है अगर उस पर कुछ हिट कर दे तो। ठीक है, तो वो फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग हमने इधर कैथोड की तरफ ली है। ये सेटअप क्यों किया था, क्योंकि एक्चुअल में साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि अगर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर कोई रेज इधर की तरफ जाती है तो ये चेक करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई रेज जाती है क्या। तो ये समझ में आया इसके ऑब्जर्वेशन की बात
कि एक्चुअल में इसके कैथोड रे के अपोजिट में भी कुछ ना कुछ जाता है। तो यहाँ पर कुछ रेज होती हैं जो कि जाके हिट करती हैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग को, वो ग्लो करता है, और उससे हमें समझ में आ गया कि इसमें एक्चुअल में कोई ना कोई रेज अपोजिट डायरेक्शन में भी जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी चीजें जाती हैं, तो ये बाद में कंक्लूजन निकल कर आए कि यहाँ जो भी गैसेस रही होंगी, जैसे हाइड्रोजन गैस होगा तो ये H+ बन रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो था वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है वो किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाके हिट करेगा। वैसे हीलियम ले लिया तो हीलियम का पॉजिटिव चार्ज जो है ये आयन बनकर क्या करेगा, उसको हिट करेगा। हीलियम का प्लस भी बन सकता है और हीलियम के 2+ भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है उसको कितनी एनर्जी से हिट हुए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाला जो आयन है वो जाके कहाँ पर हिट करेगा, उधर कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उधर जाके उसकी जिंक सल्फाइड की कोटिंग को हिट करेगा। तो ये समझ में आ गया कि जो कैथोड रेज थे वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहे थे, लेकिन जो ये कैनाल रेज हैं या एनोड रेज हैं ये गैसियस आयंस के कारण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कैनाल रेज हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, किसके कारण बन रहे थे, गैसियस आयंस के कारण बन रहे थे। ठीक है, और कौन से, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन थे तभी वो निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर उधर जाके हिट करते हैं। तो जैसा हमने कैथोड रे के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ वैसी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे बेटा किसके लिए, एनोड रेज के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा कैथोड रे से। वो जाता था कैथोड से एनोड की तरफ, ये कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ गैस या मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल जो है, कौन से पार्टिकल्स, मतलब वो जो पार्टिकल्स किस में है, उस एनोड रेज में है, जो कैथोड रेज में है। ठीक है, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है किस पर, गैस पर, डिपेंड्स ऑन गैस। ऐसा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में नहीं होता। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हर एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट में हर बार चाहे कोई भी गैस ले ले, कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल ले ले, सेम ही प्रॉपर्टी निकलती है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी वैसी नहीं होती, सेम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, ऑब्वियस है कि अगर ये जो कैथोड रेज हैं अगर ये अलग अलग गैसियस आयन से बनी होगी तो मास भी तो अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम होगा, बट ये जो गैसियस आयन जो इधर इधर जाएंगे उनका मास क्या रहेगा, अलग अलग, डिपेंड करता है कौन सी गैस से वो बनाए गए हैं। ठीक है, वहीं चार्ज बाई मास रेशो जो भी होता है वो भी चेंज होता है, किसको चेंज करने पर, गैस को चेंज करने पर। ठीक है, ये चार्ज बाई मास रेशो भी है, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, डिपेंड्स ऑन गैस। लेकिन कैथोड रे में ऐसा नहीं होता। कैथोड रे की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उसका चार्ज बाई मास रेशो हर बार एक जैसे होता है। ठीक, लेकिन इसमें चार्ज बाई मास रेशो बदल रहा था। ऑब्वियस है, चार्ज भी बदल रहा है। ठीक है, कई बार +1 बन रहा है, कई बार +2 बन रहा है, कई बार +3 बन रहा है। दूसरी चीज, मास भी तो बदल रहा है। हाइड्रोजन गैस का मास अलग होगा, हीलियम गैस का मास अलग होगा, कोई और गैस ली हुई तो उसका मास अलग होगा। मतलब ऑब्वियस है चार्ज बाई मास रेशो की वैल्यू भी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, गैस पर डिपेंड करेगी। मतलब ये कांस्टेंट नहीं था। ठीक है, ये कांस्टेंट कैथोड रे की तरह नहीं था। ठीक है, तो तीसरी चीज, ये जो चार्ज ऑन पार्टिकल्स निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, पॉजिटिव चार्ज निकल कर आया। पॉजिटिव चार्ज तो निकल कर आया, लेकिन ये कई बार क्या था, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, उसके मल्टीपल में निकल कर आया। अब इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के मल्टीपल में निकलने के आने का मतलब क्या है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं था, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही था कुलम। ठीक है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा था, कई बार ये 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम था,
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, और कई बार इसी के मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स ऐसा कुछ आ रहा था। मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कितना आ रहा था, ये कितना आ रहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसी के मल्टीपल में कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल कर आता है, किसके लिए, इन एनोड रेस के लिए। समझ में आया? तो आपको दिख रहा होगा कि ये शुरुआत वाली ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी बिल्कुल अलग है। कैथोड रे में ये सारी चीजें कांस्टेंट होती थी, इसमें नहीं। हाँ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप में जरूर मल्टीपल में आ रहा था, लेकिन कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन वो हमेशा केवल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो एनोड रेज का जो बिहेवियर था, ये बिहेवियर क्या था, अपोजिट ऑफ कैथोड रेज। ये अपोजिट ऑफ कैथोड रेज था, तो ऑब्वियस है कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज्ड हैं और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपोजिट बिहेवियर होगा। अगर कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। समझ में आ गया? क्योंकि चार्ज अपोजिट है तो ये बिहेवियर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा, अपोजिट होगा। और सबसे लास्ट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन जो है ये कौन से केस में निकल कर आता था, ये निकल कर आता था इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन जो हमें निकल कर आता है अलग अलग गैसेस चेंज करने पर, वो हाइड्रोजन के केस में निकल कर आता है। और इसलिए फिर बाद में H+ के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट रहा होगा उसे हमने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। और एक्चुअल में इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन था नहीं, बाद में डिस्कवरी के बाद भी निकल गया। ठीक है, तो H+ को ही हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आयन निकल कर आता है, बाकी में मासेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाकी सब में मास बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रहता है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होते हैं और उन पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट होने लगे, स्पेशली रेडियो एक्टिविटी वाले कुछ रिएक्शंस होने लगी। उसके बाद ये समझ में आने लगा कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिस पर ना तो निगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं। और फिर बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक्चुअल में किसका एक्सपेरिमेंट काम करता है, चैडविक का एक्सपेरिमेंट। तो चैडविक का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ रेडियो एक्टिविटी के सोर्स ले लिया, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल ले लिया जिसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल कर जाते हैं। और जो पार्टिकल्स बाहर निकल कर जाते थे वो कौन से थे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं बेटा, इस हीलियम 2+ को बोलते हैं, या इसी के लिए हम वर्ड कौन सा यूज कर लेते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो सारे निकल गए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बाहर गए, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस बाकी है। तो हीलियम 2+ या हीलियम न्यूक्लियस ही वर्ड यूज कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए। उसने क्या किया, यह अल्फा पार्टिकल बेरिलियम में बम्बार्ड किया, बेरिलियम वाली जो मेटल की प्लेट थी उस पर बम्बार्ड किया, और उससे उसने क्या देखा, आगे इसके पास कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल कर आते हैं। उसके लिए डिटेक्शन वाले कुछ यहाँ इक्विपमेंट्स और लेता है वो आगे, ठीक है, बट वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। मेनली हमें ये पढ़ना है कि जब उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किस में किया, बेरिलियम में किया, बेरिलियम के मेटल पे, तो उससे कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकल कर आए। और वो जो न्यूट्रल पार्टिकल निकल कर आए उससे ये समझ में आ गया कि हर एक मतलब बहुत सारे एटम्स के अंदर जो है वो एक्चुअल में न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। तो एक्चुअल में चैडविक के एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शन होती थी वो रिएक्शन क्या थी, हीलियम जो था ये अटैक करता है किसे, बेरिलियम को, और बेरिलियम को जब अटैक करता है तो यहाँ से क्या हो गया, ये 4 और 2 6, टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 6, मास 9 और 4 13 हो रहा है। बट इसका जो कार्बन जो बनता है फाइनली इसके बम्बार्डमेंट के बाद, बेरिलियम के जो एटम्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बन में, तो उसका मास हो जाता है 12, और एक मास वाला क्या निकल कर आता है यहाँ पर, न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको हमने बाद में क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। और हमें ये समझ में आया कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका जो मास है ये सिमिलर टू प्रोटॉन होता है बट स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब ये बहुत ही छोटी सी चीज बस हमें पढ़नी थी, ये 3 चीजों की डिस्कवरी हमने पढ़ ली है। अब यहां से जो 3 पार्टिकल्स निकल कर आए हैं, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं
इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन प्रॉपर्टीज की जरूरत आपको इस चैप्टर के कैलकुलेशन में तो पड़ेगी ही, साथ में इसकी जरूरत आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में। ये बेसिक जो डाटा है ये आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, ये तीन मानेंगे। पहला कौन सा था? इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और वहीं तीसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। अब इसके एब्सोल्यूट चार्ज की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे साइन के साथ हम क्या लिखते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें डेसिमल में 6 के बाद और भी वैल्यू होती है, बट 1.602 आता है, तो उसको हम कैलकुलेशन में कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं पर प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा इसका चार्ज। यहीं पर न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा? 0। इसी को अगर रिलेटिव चार्ज के टर्म में लिखेंगे, रिलेटिव कहने का मतलब क्या है? इस पूरे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम लिख देते हैं क्या? -1। इसे क्या लिख देते हैं? +1। और इसको क्या लिख देते हैं? 0। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी F माइनस लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब है, वो -1 लिखा है लेकिन उसका मतलब है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहीं पर अगर O2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब उस पर 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल में इतना बड़ा नंबर लिखने की जगह पर हम सिंपली उसे क्या लिख देते हैं? -1 +1। जितना माइनस में होगा, -3 होगा तो इसी में 3 मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आएगा, ठीक। अब मास अगर केजी में लिखते हैं तो ये पहले वाले का जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना हो जाता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। यहीं पर अगर प्रोटॉन का अगर हम मास लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 27 केजी। यहीं पर अगर पहले वाले डेसिमल प्लेस तक लिखें तो न्यूट्रॉन का मास भी लगभग सेम ही रहता है, 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है आपको, इसके बाद वाले जो डेसिमल प्लेसेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन होता है स्लाइटली हैवियर होता है, बट उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को नियरली सेम ही मानते हैं, ठीक है। यहीं अगर इसको एएमयू में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जब हम मास के कैलकुलेशंस करते हैं तो हमने मूल कंसेप्ट में पढ़ रखा था कि जब हम एटॉमिक मास लेते हैं तो एएमयू के टर्म में लेते हैं, केजी में नहीं लेते। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एग्जैक्ट तो कितना आएगा? 0.005 नियर बाई, ये आएगा 0.0 नहीं 1.007 नियर बाई, और ये आएगा 1.008 के नियर बाई आएगा। बट जब हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं तो इसका भी नियरली 1 AMU लेते हैं मास, इसका भी मास नियरली 1 AMU ही लेते हैं, क्योंकि दोनों के मास में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। बट इसके मास को हम 0 ले लेंगे, उसका मास होता जरूर है बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफी कम होता है, और काफी कम होने के कारण एटम के मास लेते समय हम इलेक्ट्रॉन के मास नहीं लेते थे मोल कंसेप्ट पढ़ते समय, ठीक है। इसलिए उसके मास को नियरली 0 मान लेते हैं। क्लियर है बेटा? यहीं पर सबसे लास्ट वाला जो कंपैरिजन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बीच में? कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। यहीं पर जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी को अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाती है? 1837। मतलब हम ये बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो नियरली 1837 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। या इसी की जगह पर कई बार हम क्या लिख देते हैं? 1837 उतना एक्यूरेट लिखने की जगह 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम ज्यादा है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? तो यहां तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी पढ़ ली है। इस पर ज्यादातर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एनोड रेज हैं ये आपको पता रहनी चाहिए बेटा,
ठीक है। अब इसी पर बेस्ड कुछ बेसिक एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इन कैथोड रेज हैज सेम चार्ज बाय मास रेशो, हमें पता ही है कि सेम होता है, इक्वल टू, लेकिन उसकी वैल्यू पूछी है। तो चार्ज बाय मास रेशो हमने जो एक्सपेरिमेंट के बाद निकाला था वो क्या था बेटा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये सेकेंड वाला ऑप्शन, -11 नहीं है, पावर में +11 है। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू पता है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पॉसिबल चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं बोल रही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमेशा कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 ही रहेगा, इतना कूलम। लेकिन जो ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज हमने बोला था या तो उसके 1 टाइम होगा, या तो 1.6 इंटू 10⁻19 में क्या 2 टाइम्स होगा, या इसी 1.6 इंटू 10⁻19 के ही 3 टाइम हो जाएगा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3.2 इंटू 10⁻19 आ जाएगा, इसी में 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, फर्स्ट वाली भी पॉसिबल है, थर्ड वाली भी पॉसिबल है, फोर्थ वाली भी पॉसिबल है। फोर्थ वाली वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, हमेशा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये एक्चुअल में थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जो हमने स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था, चार्ज बाय मास का जो रेशो पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं मतलब साइन कंसिडर नहीं करना है चार्ज का, ठीक है, चार्ज बाय मास फॉर इलेक्ट्रॉन, इसी की जगह पर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक चार्ज भी लिख सकता था बेटा, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम एटम, सॉरी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इन चारों के लिए वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए जो चार्ज बाय मास की वैल्यू होगी, चार्ज मैं केवल रिलेटिव चार्ज ले रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ कंपैरिजन चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, तो रिलेटिव चार्ज ले रहा हूं -1 और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इसी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये माइनस वाले साइन को मैं लूंगा क्या, नहीं, ये 1 अपॉन केवल me लिख लेता हूं मैं। यहीं पर देखना, प्रोटॉन के लिए जब मैं चार्ज बाय मास की वैल्यू निकालूंगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसी को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, सबको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही मैं लिख रहा हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज ही 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। हीलियम 2+ जो होता है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इसके लिए अगर Q/m की वैल्यू निकालते तो रिलेटिव चार्ज कितना हो गया, +2, प्रोटॉन में +1 है लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा था, डिवाइडेड बाय इसमें जो मास की वैल्यू होगी, हीलियम का मास कितना होता है 4 AMU, और 1 AMU 1 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, +2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, और ये एक्चुअल में हम इसको कितना लिख सकते थे, 1 अपॉन 2 इंटू 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इन चारों को कंपेयर करोगे तो एक्चुअल में सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए आएगी, न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि वो वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो न्यूट्रॉन तो सबसे कम। अब इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये केवल 1 अपॉन me है, इस 1 अपॉन me में 1840 डिवाइड हो गया है, और ये सबसे लास्ट वाली जगह पर 1840 के साथ 2 और डिवाइड हो गया है, तो तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी, ये, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल, इसके बाद कौन आ जाएगा, प्रोटॉन, और सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा, तो यहां पर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कंसेप्ट्स और सारी थ्योरी पढ़ ली है। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इन्हीं डिस्कवरी के बाद जो एटॉमिक मॉडल्स आए थे, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट्स आप पढ़ रहे हो बेटा, साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग जारी रखनी है। ठीक है, और साथ में जितनी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप करोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है।
क्लियर है? नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से मिलेंगे बेटा। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय।